हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी के ब्लड सर्कुलेटर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। जैसा कि यह 35वां वीडियो है दोस्तों एनाटॉमी फिजियोलॉजी से, एंड डेली बेसिस मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ। आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी हो, यूपी एलटी ग्रेड हो, राजस्थान पीटीआई हो, एमपी वर्ग 2 हो, 3 हो, एनवीपीएससी टीआई 4 हो, सभी के लिए डेली बेसिस पे मेरे चैनल पर बने रहिए। भी बिल्कुल फ्री में प्रैक्टिस कराया जा रहा है। तो दोस्तों, समय नष्ट न करते हुए चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। जितना मेरे को समय मिल पा रहा है उतना मैं डेली कोशिश कर रही हूँ। तो दोस्तों, चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, रक्त की अशुद्धियाँ किस भाग में जाकर छन जाती हैं? In which part of the blood do the impurities get filtered? तो रक्त की अशुद्धियाँ जाकर के छनती हैं ब्रिक में, यानी कि किडनी में। रक्त ऑक्सीकृत कहाँ होता है? तो फेफड़ों में। रक्त जाकर छनता कहाँ है, फिल्टर कहाँ होता है? तो वहाँ ब्रिक यानी कि किडनी में। दोनों चीज़ों में याद रखिएगा, थोड़ा सिमिलर चीज़ें होती हैं जिसमें। अब प्रत्येक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं जो किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। नेफ्रॉन का आरंभ ग्लोमेरुलस के रूप में होता है। ग्लोमेरुलस एक फिल्टर के समान होता है। प्रति मिनट लगभग 1 लीटर रक्त, जिसमें 500 ml प्लाज्मा होता है, इन ग्लोमेरुलसों में से गुजरता है और इसका लगभग 100 ml यानी 10% फिल्टर होता है। फिल्टरित प्लाज्मा में लवण, ग्लूकोज तथा अन्य सूक्ष्म तत्व विद्यमान होते हैं। इस प्रकार फिल्टर होकर के जो उपयोगी चीज होते हैं वो रक्त में मिल जाता है, हमारे कोशिकाओं तक पहुंचता है, और जो फालतू के पदार्थ होते हैं यूरिन बन जाता है जो बाहर निकल जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको पता है कि जो हमारा ब्लड होता है 2 प्रकार का है। एक जो तरल अवस्था में होता है, द्रवीय भाग, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा जो ठोस पदार्थ होता है जिसे हम ब्लड सेल्स या रक्त कणिका कहते हैं, जिसके अंतर्गत आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स आता है। जो प्लाज्मा होता है रक्त का 55% भाग होता है और ब्लड सेल्स 45% भाग होता है। जो ब्लड सेल्स होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, आरबीसी को वैज्ञानिक नाम एर्थ्रोसाइट एंड डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। तो थ्रोम्बोसाइट्स किसे कहा जाता है? तो प्लेटलेट्स को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, इनकी संख्या थ्रोम्बोसाइट्स की रक्त में प्रति घन में 3 लाख होती है। ये अस्थि मज्जा में बनते हैं। इनका जीवन काल 7 से 10 दिन तक होता है। ये रुधिर का थक्का बनाती है। 2 से 5 दिन डब्ल्यूबीसी का होता है जीवन काल, एंड आरबीसी का 120 दिन। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक स्वस्थ हृदय का भार होता है। तो दोस्तों, आपको पता है एक स्वस्थ हृदय का भार 250 से 300 ग्राम तक होता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 300 ग्राम अधिकतम लिया जाता है। और एक एथलीट हृदय जो प्रशिक्षित हो चुका है, एथलीट हृदय का भार 500 ग्राम तक होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है? आप सबको पता है कि जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है ए बी और ओ होता है। तो जो ए रक्त वर्ग होता है उसमें एंटीजन ए और एंटीबॉडीज बी होता है, और बी रक्त वर्ग में एंटीजन बी और एंटीबॉडीज ए होता है। ठीक है, इसलिए ए को ए दे सकता है, बी को बी दे सकता है। ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें एंटीजन ए बी और कोई एंटीबॉडीज नहीं होता है, इसलिए ए बी जो है सर्वग्राही होता है, सबका ले सकता है। जो ओ रक्त वर्ग होता है उसमें कोई एंटीजन नहीं होता, ए और बी दोनों एंटीबॉडीज होती हैं, इसलिए वो सबको दे सकता है, सर्वदाता बोला जाता है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि सेम एंटीजन होना चाहिए रक्त चढ़ाने के लिए, दोनों व्यक्तियों का सेम ब्लड ग्रुप होना चाहिए। ए बी को नहीं दे सकता क्योंकि ए का जो एंटीजन है बी के एंटीबॉडी से
फंस जाएगा और बी का जो एंटीजन ए के एंटीबॉडी में फंस जाएगा और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है इस कंडीशन में, तो ए रक्त वाले व्यक्ति का ग्रुप दिया जा सकता है ए और ओ को। ए को दे सकता है और ओ सर्वदा आता है, इसलिए ओ का ले सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव शरीर में लाल रक्त कण की मात्रा शरीर के रुधिराणु का कितना % होता है? तो दोस्तों आपको पता है कि जो हमारा ब्लड होता है पूरे रक्त का, प्लाज्मा 55% और ब्लड सेल्स 45% होता है। उस 45% में भी 40% केवल आपका होता है रेड ब्लड सेल्स। तो कुल रक्त का 40% और रुधिराणु का आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स जो रुधिराणु हैं, इनका जो आरबीसी होता है दोस्तों कई जगह 88% दिया है तो कई जगह 90%, यहाँ पे 99% राइट दिया हुआ है। आप बताइएगा क्या 99% राइट है? तो दोस्तों मानव शरीर में लाल रक्त कण की मात्रा शरीर के रुधिराणु का 99% है। कुल रक्त का पूछेगा तो 40%। ठीक है, कुल रक्त का 40% और रुधिराणु का आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में, उन तीनों में मिलाकर के 99% होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारा डब्ल्यूबीसी और आरबीसी, ठीक है, डब्ल्यूबीसी एंड आरबीसी, इन दोनों का जो अनुपात होता है 1:600 होता है, क्योंकि एक डब्ल्यूबीसी पर जो आरबीसी होता है 600 गुना ज़्यादा होता है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है, लेकिन भ्रूणावस्था में इसका निर्माण प्लीहा या और यकृत में होता है। आरबीसी में लौह तत्व प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, जो मानव शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन का कार्य करता है, अर्थात पोषण का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, रक्त अल्पता एवं रक्तगत अव्यवस्था का कारण होता है। तो दोस्तों इसमें आपका देख सकते हैं थायमिन, विटामिन B1 को थायमिन बोला जाता है, जिसकी कमी से बेरी होता है, मस्तिष्क विकृति होती है। बी है राइबोफ्लेविन B2 को, एंड विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, सूखा रोग, ऑस्टियोमलेसिया, ऑस्टियोपोरोसिस, टाइप 2 डायबिटीज हो जाता है। तो यहाँ पे रक्त अल्पता रक्तगत अव्यवस्था का कारण है विटामिन B12 की कमी। विटामिन B12 को साइनोकोबाल्मिन कहते हैं, जिसमें कोबाल्ट धातु सहयोगी तत्व के रूप में कार्य करता है। यह रक्त निर्माण में विशेष योगदान करता है। विटामिन B12 याद रखिएगा, इसकी कमी से रक्त क्षीणता यानी एनीमिया होती है, जिसे हम मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, शरीर में लौह तत्व की कमी से होने वाला रोग है। विच डिजीज इज कॉजेड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयरन इन द बॉडी। आप सबको पता है एनीमिया होता है लौह तत्व की कमी से, क्योंकि लौह तत्व की कमी से हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की संख्या कम होने लगती है। इसके मुख्य कारण लौह तत्व युक्त भोजन का अपर्याप्त सेवन करना है, यानी कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो हरे पत्तेदार सब्जियों आदि में पाया जाता है, आयरन ज़्यादातर। क्वेश्चन नंबर 8 है, श्वेत रक्त कणिका का दूसरा नाम क्या है? अभी जस्ट बताई थी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी को वैज्ञानिक रूप से एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। तो श्वेत रक्त कणिका को ल्यूकोसाइट बोला जाता है। श्वेत रक्त कणिका जो होता है हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम प्रदान करता है, रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पूरे शरीर में रक्त को पंप करने वाले हृदय के अंग का क्या नाम है? तो आपको पता है दोस्तों कि हृदय के दाएं भाग में अशुद्ध रक्त दाएं अलिंद दाएं नीलय में, और हृदय के बाएं भाग में शुद्ध रक्त बाएं अलिंद बाएं नीलय में बहता है। तो जैसे ही पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त जो है दाएं अलिंद में आता है और दाएं अलिंद से दाएं नीलय में जाता है, दाएं नीलय से अशुद्ध रक्त पल्मोनरी धमनी के रास्ते पल्मोनरी धमनी ले जाता है फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए। वहाँ पे शुद्ध होने के बाद ऑक्सीकृत होकर के जो रक्त होता है वो पल्मोनरी सीरा के द्वारा बाएं अलिंद में आता है, बाएं अलिंद से बाएं निलय में आता है, और बाएं निलय से एरोटा यानी महाधमनी में
एरोटिक वाल्व के रास्ते भेज दिया जाता है, जिससे पूरे शरीर में रक्त पहुंच जाता है। तो यहाँ पे पूरे शरीर में रक्त को पंप करने वाले हृदय के अंग का क्या नाम है? तो बाएं निलय यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। तो दोस्तों ये हार्ट मसल्स के द्वारा होता है। जैसे कि जो हमारा बायां निलय होता है वो संकुचित होता है, तो उसके द्वारा हृदय के बाएं निलय के संकुचन के द्वारा रक्त को एरोटिक वाल्व के रास्ते महाधमनी में भेजा जाता है, धकेला जाता है। इस क्रिया को सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। उस दौरान जो महाधमनी में धमनियों में दबाव पड़ता है उसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, जो औसतन 120 mmHg होता है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है कि दो हृदय स्पंदन यानी दो हृदय धड़कन के मध्य जब हृदय रक्त महाधमनी में धकेलने के पश्चात अनुशीतन की अवस्था में आता है, यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर हो गया, उसके बाद शीतल आराम की अवस्था में आता है, जिस समय बाएं निलय में रक्त बाएं अलिंद से आता है, तो धमनियों के भीतर विद्यमान रक्त का उनकी भित्तियों पर, धमनियों की जो दीवारें होती हैं उस पर जो पड़ने वाला न्यूनतम दबाव होता है उसे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। यह औसतन 80 mmHg होता है। इस प्रकार ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मली 120-80 होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, वेंट्रिकल से प्रति मिनट निष्कासित रक्त की मात्रा क्या कहलाती है? द वॉल्यूम ऑफ ब्लड एक्सप्लेड फ्रॉम द वेंट्रिकल पर मिनट कॉल्ड। तो हृदय के निलय से प्रति मिनट निष्कासित रक्त की मात्रा को हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट। ठीक है, कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट ज्ञात करने का सूत्र होता है स्ट्रोक वॉल्यूम प्लस हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम किसे कहते हैं कि हृदय की एक धड़कन से जितना रक्त हृदय के द्वारा पंप किया जाता है शरीर की तरफ उसे हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं, जिसका मान होता है 70 ml। गुणे जो हमारा हार्ट रेट प्रति मिनट होता है वो 72 होता है। इस प्रकार गुणा करेंगे तो 5040 ml आएगा। ठीक है, यानी कि 5.04 लीटर कार्डियक आउटपुट, यानी 1 मिनट में रक्त पंप करता है हृदय, और एक धड़कन में 70 ml। ठीक है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml, कार्डियक आउटपुट 5 लीटर के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, रक्त शर्करा स्तर बढ़ाने के लिए आग्नाशय से उत्सर्जित हार्मोन है। द हार्मोन सिक्रेटेड बाय पैंक्रियाज टू इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल इज। तो दोस्तों जो हमारा पैंक्रियाज होता है वो मिक्स ग्लैंड है, हार्मोन्स एंड एंजाइम दोनों को सिक्रेशन करता है, दोनों को स्रावित करता है। तो इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक एसिनस कोशिका जिसे हम कोष्ठिका कोशिका कहते हैं, जिससे एंजाइम निकलती है, जिसमें इमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, प्रोटीज, फास्फोलाइपेज, एस्टरेज निकलता है। दूसरा होता है दीपक कोशिका जिसे लैंगरहैंस की दीपिका कहते हैं, उससे अल्फा, बीटा, डेल्टा और एफ कोशिकाएं होती हैं। अल्फा कोशिका से ग्लूकेगॉन हार्मोन स्रावित होता है। यह ग्लूकेगॉन यकृत को उत्प्रेरित करके ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, जिसके कारण रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकेगॉन। एंड बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन उत्पन्न होता है जो जल में घुलनशील होता है, और जिंक प्रोटीन जो होती है इसमें सहायता करता है और इसको उत्तेजित करता है क्रोमियम। इंसुलिन के निर्माण में सहायता करता है जिंक, एंड इंसुलिन को उत्प्रेरित करता है क्रोमियम। इंसुलिन जो है रक्त में उपस्थित ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, जिसके कारण रक्त में ग्लूकोज का स्तर कम हो जाता है। इंसुलिन की जब कमी हो जाती है तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं हो पाता, ऑक्सीकरण नहीं हो पाता, जिसके कारण जो है रक्त में ग्लूकोज यानी शर्करा की कमी हो जाती है, रक्त में शर्करा बढ़ जाता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, जिससे मधुमेह या डायबिटीज हो जाता है, जिसको हाइपरग्लाइसेमिया भी कहते हैं।
हाइपोग्लाइसीमिया कब होता है? जब इंसुलिन ज़्यादा मात्रा में स्रावित होता है, जिसके कारण इंसुलिन ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, जिसके कारण रक्त में ग्लूकोज यानी शर्करा की मात्रा कम हो जाती है, तो उसे हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। जब रक्त में शर्करा की मात्रा ज़्यादा हो जाती है उसके हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, हृदय के निर्गत का सामान्य ज्ञान क्या है? व्हाट इज द जनरल डिफिनेशन ऑफ कार्डियक आउटपुट? दोस्तों 1 मिनट में हृदय के द्वारा जितना रक्त पंप किया जाता है उसे हम कार्डियक आउटपुट कहते हैं। कार्डियक आउटपुट ज्ञात करने का सूत्र होता है स्ट्रोक वॉल्यूम गुणे हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम होता है 70 ml, हार्ट रेट होता है 72 ml। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? हृदय की एक धड़कन के द्वारा जितने रक्त को पंप किया जाता है बॉडी की तरफ, अंगों की तरफ, उसे हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। तो 70 गुणे 72 का गुणा करेंगे आप तो 5040 ml आएगा, यानी कि 5.04 लीटर। इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5.04 लीटर प्रति मिनट कार्डियक आउटपुट होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, शरीर में धमनियों का कार्य क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ आर्टरीज इन द बॉडी? तो दोस्तों आपको पता है कि जो धमनी होती है, आर्टरीज होती हैं, उसमें शुद्ध रक्त बहता है और इसका अपवाद है कि पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, और जो हमारा शिराएं होती हैं उसमें अशुद्ध रक्त बहता है, उसका अपवाद है कि पल्मोनरी शिरा में शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, और शरीर में धमनियों का क्या कार्य होता है? ये शुद्ध रक्त को हृदय से अंगों तक ले जाती है, तो हृदय से रक्त को ले जाना आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर है? दोस्तों यूनिवर्सल डोनर यानी कि सर्वदाता कौन सा रक्त वर्ग है? तो आपको पता है कि जो रक्त वर्ग ओ है, ओ नेगेटिव जो होता है वो आपका सर्वदाता होता है। इसको याद रखिएगा क्योंकि एक आरएच फैक्टर होता है जिसकी खोज, आरएच फैक्टर की खोज कार्ल एंड स्टीनर और विनर ने किया था 1940 में। उन्होंने रीसस बंदर पर ये चीज़ें देखा था, जिसमें आरएच पाया गया उसको आरएच पॉजिटिव बोला गया, जिसमें नहीं पाया गया उसको नेगेटिव बोला गया। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि विनर ने पहली बार देखा कि रीसस बंदरों में एक चौकोर रचना पाई गई जिसे आरएच फैक्टर नाम दिया, और 2 रीसस बंदरों पर प्रयोग किया गया। एक में आरएच फैक्टर आकृति पाया गया जिसे पॉजिटिव कहा गया, और दूसरे में नहीं पाया गया उसको आरएच नेगेटिव कहा गया। उन्होंने देखा कि रक्त में ए बी ओ रक्त वर्ग के अलावा एक फैक्टर और उपस्थित होता है जिसे आरएच फैक्टर कहा गया। इसी के आधार पर विनर ने रीसस बंदर और मनुष्य में एक प्रतिजन की खोज की जिसे उन्होंने आरएच फैक्टर का नाम दिया। यानी कि 85% व्यक्तियों में ए बी ओ के अलावा आरएच पॉजिटिव उपस्थित होता है, और 15% व्यक्ति ऐसे होते हैं जिसमें आरएच फैक्टर उपस्थित नहीं होता, यानी कि आरएच नेगेटिव होते हैं, 85% पॉजिटिव होते हैं। आरएच पॉजिटिव वाले को आरएच पॉजिटिव वाले को ही देना चाहिए, याद रखिएगा, वरना आरएच पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पर आदमी की मौत हो जाती है। सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर आपका ओ नेगेटिव होता है, और सर्वग्राही जो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है ए बी पॉजिटिव होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इस प्रकार से यदि पूछेगा तो। और एक दोस्तों बीमारी होती है रक्त की इरिथ्रोब्लास्टोसिस। अगर मेल पॉजिटिव और फीमेल नेगेटिव का जो विवाह संपन्न होता है, उस मेल पॉजिटिव और फीमेल नेगेटिव का विवाह होने पर इससे उत्पन्न संतान में केवल एक ही संतान जीवित रहती है। इसके बाद वाला संतान 2 से 3 महीने में पेट में ही मर जाएगा, ऐसा या तो पैदा होते ही मर जाएगा, क्योंकि जब बच्चा माँ के पेट में रहता है तो उसमें इम्यूटिक सेल होती है, जो झिल्ली होता है, जो वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जब वो फटता है तो माँ का नेगेटिव पिता को पॉजिटिव मैच कर जाता है, जिससे बच्चा मर जाता है। इस घटना को हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस कहा जाता है। एक क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया। क्वेश्चन नंबर 16 है, रक्त की कमी का मुख्य घटक निम्न में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फैक्टर ऑफ एनीमिया? तो आप सबको पता है रक्त हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। ठीक है, हीमोग्लोबिन की कमी। ठीक है, तो एनीमिया यानी रक्त अल्पता का अर्थ रक्त की कमी है,
यह लाल रक्त कोशिका में पाए जाने वाले रुधिर वड़िका यानी हीमोग्लोबिन की संख्या में कमी होने से होती है। हीमोग्लोबिन अणु में अनचाहे परिवर्तन आने से भी रक्त अल्पता का लक्षण प्रकट होता है। हीमोग्लोबिन पूरे शरीर में ऑक्सीजन को प्रभावित करता है और इसकी संख्या में कमी आने से शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति भी कम हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति थकान और कमजोरी महसूस करने लगता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, रक्त में यूरिया की कमी किस अंग के विकार से होती है? डिफिशियंसी ऑफ यूरिया इज ब्लड इज कॉजेड बाय डिसऑर्डर ऑफ विच ऑर्गन? तो दोस्तों ये आपके गुर्दे यानी कि किडनी के खराब होने से होता है, क्योंकि वृक्क जो है, जो किडनी होता है, उस मुख्य उत्सर्जी अंग होता है और वृक्क जो है फिल्टर का काम करता है। एक किडनी जो है रक्त को फिल्टर करता है और उत्सर्जी पदार्थों को हटाने का साथ साथ रुधिर में लाभदायक तत्वों को बनाए रखने के लिए भली भांति अनुकूलित होता है। रुधिर से सभी उत्सर्जी पदार्थों को हटाना और आवश्यक पोषक तत्वों को रुधिर में बनाए रखना, ये दोनों ही कार्य वृक्क यानी कि किडनी के भीतर जो नेफ्रॉन होते हैं उसके द्वारा संपन्न होता है। रक्त में यूरिया का स्तर सामान्यतः 20 से 40 mm रक्त में यूरिया का जो स्तर होता है सामान्यतः 20 से 40 मिलीग्राम प्रति 100 ml पर होता है, याद रखिएगा इसको भी। क्वेश्चन नंबर 18 है, रक्त का कार्य क्या है? तो दोस्तों रक्त जितने भी पोषक तत्व होते हैं हमारे कोशिकाओं तक रक्त के माध्यम से ही पहुंचता है। रक्त में जो हीमोग्लोबिन होता है उसके माध्यम से हमारे कोशिकाओं तक ऑक्सीजन भी पहुंचता है, जिससे जो हम खाते हैं वो ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। तो ऑक्सीजन की आपूर्ति, वृद्धि, कारकों को ले जाना, इनमें से दोनों आपका रक्त का कार्य है। क्वेश्चन नंबर 19 है, लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा तत्व ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के वाहक का कार्य करता है? तो दोस्तों इसका कार्य करता है हीमोग्लोबिन, आपको पता है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन एक लौह युक्त प्रोटीन है। हीम प्लस ग्लोबिन यानी कि हीम एक आयरन होता है, कहते हैं ग्लोबिन एक प्रोटीन है, तो आयरन और प्रोटीन से मिलकर बना है। इसका रंग लाल होता है, इसी कारण रुधिर कणिकाएं लाल दिखाई देती हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन का कार्य करता है और रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 ml पर 15 ग्राम होता है और 1 ग्राम जो हीमोग्लोबिन होता है 1.34 जो है ml ऑक्सीजन को लेकर जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। आप सबको पता है अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है, ठीक है। जो हमारे लंबी लंबी हड्डियां होती हैं उसके बीच में जो खोखले भाग होते हैं जिसे हम हैवर्सियन नाल कहते हैं, उसके बीच में स्टेम कोशिका के द्वारा बोन मैरो का निर्माण होता है और उसमें आरबीसी का निर्माण होता है और भ्रूणावस्था में यकृत और प्लीहा में निर्माण होता है आरबीसी का। तो ये था आज के सेशन का 20 MCQ क्वेश्चंस। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। जिस भी क्वेश्चन में कुछ डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए जिससे और लोगों तक वीडियो पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस में, तब तक के लिए जय हिंद।